जरा सोचो, एक ऐसा समय जब पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलग अलग ट्राइब्स का मौजिक था, हर एक का अपना इलाका और अपने रिवाज। ये ट्राइब्स, जिन्हें जन कहा जाता था, शुरुआती वैदिक समाज की नींव थी। जैसे जैसे ये घुमंतू लोग धीरे धीरे खेती करने लगे, वे बसने के लिए उपजाऊ जमीन की तलाश करने लगे। इसने जनपदों का उदय किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है जहां जन अपना पैर रखता है। ये छोटे छोटे क्षेत्रीय समुदाय थे जो पूरे इंडो गंगा के मैदानों में फैले हुए थे। जनपदों में जीवन सरल था, जो प्रकृति की लय और बुजुर्गों के ज्ञान से संचालित होता था। वेद अपने भजनों और अनुष्ठानों के साथ उनके जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे। प्रत्येक जनपद का अपना मुखिया होता था, जिसे अक्सर योद्धा वर्ग से चुना जाता था, जो नेतृत्व और सुरक्षा प्रदान करता था। ये समुदाय ज्यादातर आत्मनिर्भर थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं कृषि, पशुपालन और बुनियादी शिल्प के इर्द गिर्द घूमती थी। हालांकि इस स्थिर अस्तित्व के नीचे बदलाव के बीज बोए जा रहे थे। लोहे की खोज जल्द ही उनकी दुनिया को बदल देगी, भारतीय इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी, महाजनपदों का युग। लगभग 1000 ईसा पूर्व में एक खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन में क्रांति ला दी। लोहा, यह बहुमुखी धातु तांबे या कांसे से अधिक मजबूत औजारों और हथियारों में अपना रास्ता खोज ली, जिससे कृषि और युद्ध का तरीका बदल गया। लोहे का प्रभाव गहरा था। किसान अब घने जंगलों को साफ कर सकते थे और बड़े भूखंडों पर खेती कर सकते थे, जिससे कृषि अधिशेष पैदा होता था। यह अधिशेष बदले में लोगों को अन्य शिल्पों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मुक्त करता है, व्यापार और शहरीकरण को उत्तेजित करता है। योद्धा वर्ग, जो अब मजबूत लोहे के हथियारों से लैस था, ने अधिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त किया। यह तकनीकी प्रगति विकसित होती सामाजिक संरचनाओं के साथ मिलकर जनपदों को बड़ी, अधिक जटिल संस्थाओं, महाजनपदों में बदलने के लिए मंच तैयार करती है। जैसे जैसे कृषि पैदावार बढ़ी, वैसे वैसे शासक वर्ग के धन और प्रभाव में भी वृद्धि हुई। किसानों द्वारा उत्पन्न अधिशेष को करों के रूप में विनियोजित किया गया था, जिससे प्रमुखों को सेनाओं को बनाए रखने, किलेबंदी का निर्माण करने और अपने पड़ोसियों पर प्रभुत्व का दावा करने में मदद मिली। इससे जनपदों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। कुछ प्रमुखों ने गठबंधन और विजय के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। धीरे धीरे एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभरा। छोटे कमजोर जनपदों को या तो उनके अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा अवशोषित कर लिया गया या उन्हें अपने अधीन कर लिया गया। ये बड़ी, अधिक केंद्रीकृत संस्थाएं, जो गढ़वाले शहरों और स्थायी सेनाओं द्वारा चिह्नित हैं, महाजनपदों के रूप में जानी जाने लगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान जनपद। महाजनपदों का उदय आदिवासी निष्ठाओं से क्षेत्रीय राज्यों में बदलाव का संकेत देता है। इसने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, जो बढ़ती राजनीतिक जटिलता और शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय की विशेषता थी। जबकि जनपद पूरे इंडो गंगा के मैदानों में बिखरे हुए थे, महाजनपद पूर्व में उपजाऊ और अच्छी तरह से सिंचित गंगा घाटी की ओर बढ़े। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर मात्रा में वर्षा के साथ कृषि के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, जिससे अधिशेष खाद्यान्न का उत्पादन होता है। गंगा और उसकी सहायक नदियां व्यापार और संचार के लिए महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में भी काम करती थीं, जो दूर के क्षेत्रों को जोड़ती थीं और वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाती थीं। इस रणनीतिक लाभ ने पूर्वी गंगा के मैदानों को प्राचीन भारत में शक्ति का केंद्र बना दिया। पूर्व में राजनीतिक शक्ति का परिवर्तन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास था। इसने मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय की नींव रखी, जो बाद में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें राजशाही और गणराज्य दोनों शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान और राजनीतिक संरचना थी। उनमें से सबसे प्रमुख थे मगध, अपनी राजधानी राजगृह में, जिसे बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। मगध के पास उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें और व्यापार मार्गों तक पहुंच थी। प्रमुख शासकों में बिंबिसार और अजातशत्रु शामिल थे। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कोसल पर शक्तिशाली राजा प्रसेनजित का शासन था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वज्जी, अपनी राजधानी वैशाली में कुलों का एक संघ ने गण संघ के शासन के रूप का उदाहरण दिया। एक और प्रमुख गणराज्य मल्ल कुशीनगर के आसपास केंद्रित था। यह अपने कुशल योद्धाओं और बौद्ध धर्म से जुड़ाव के लिए जाना जाता था।
ये महाजनपद कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे अन्य लोगों के साथ गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता का एक जटिल जाल बनाते थे। वे भूमि संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए होड़ में लगातार युद्ध में संलग्न थे। महाजनपदों ने शासन के दो अलग अलग रूपों का प्रदर्शन किया, राजशाही और गणराज्य। जबकि मगध और कोसल जैसी राजशाही पर वंशानुगत राजाओं का शासन था, गण संघों के रूप में जाने जाने वाले गणराज्यों पर निर्वाचित परिषदों का शासन था। गण संघ ये कुलीन तंत्र जैसे वज्जी और मल्ल सामूहिक निर्णय लेने की विशेषता थी। महत्वपूर्ण मामलों पर बहस की जाती थी और कबीले के नेताओं की एक सभा द्वारा उन पर निर्णय लिया जाता था, जिसमें आम सहमति और साझा शक्ति पर जोर दिया जाता था। इसके विपरीत मगध जैसे राज्यों ने एक ही शासक राजा के हाथों में सत्ता निहित की। राजा का अधिकार अक्सर पूर्ण होता था, जो एक पदानुक्रमित प्रशासनिक संरचना और एक स्थायी सेना द्वारा समर्थित होता था। शासन के इन विपरीत रूपों का सह अस्तित्व प्राचीन भारतीय समाज की विविधता और जटिलता को दर्शाता है। यह शासन के विभिन्न मॉडलों के बीच चल रही बहस पर भी प्रकाश डालता है, एक ऐसा विषय जिसने भारतीय इतिहास को आकार देना जारी रखा। निरंतर शक्ति संघर्षों के बीच एक महाजनपद उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मगध रणनीतिक लाभों से परिपूर्ण और बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं द्वारा शासित मगध ने पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए विजयों की एक श्रृंखला शुरू की। कई कारकों ने मगध के उत्थान में योगदान दिया। लोहे की खदानों तक इसकी पहुंच ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ प्रदान किया। इसकी उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने अपार धन उत्पन्न किया, जिससे यह एक शक्तिशाली सेना बनाए रख सका। इसके अलावा इसके शासक अपनी क्रूरता और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और युद्ध दोनों का इस्तेमाल करते थे। मगध का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पहले अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। महाजनपदों का काल हालांकि लगातार संघर्षों से चिह्नित था, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्थान का समय था। इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का उदय देखा, जिन्होंने पारंपरिक वैदिक व्यवस्था को चुनौती दी। महाजनपदों ने शहरी केंद्रों, व्यापार नेटवर्क और कला और साहित्य के उत्कर्ष का भी विकास देखा। इस अवधि ने भारत के शास्त्रीय युग की नींव रखी, जिसकी विशेषता मौर्य और गुप्त साम्राज्य थे। महाजनपदों की विरासत आधुनिक भारत में गूंजती रहती है। कई वर्तमान राज्य अपने नाम और पहचान इन प्राचीन राज्यों से प्राप्त करते हैं। जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक आदिवासी ग्रामीण समाज से अधिक जटिल शहरीकृत समाज में क्रमिक बदलाव को दर्शाता है। यह शक्तिशाली राज्यों के उद्भव और एक एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीप के विचार पर भी प्रकाश डालता है। महाजनपदों ने अपनी प्रतिद्वंद्विता और गठबंधनों के साथ साम्राज्यों के उदय के लिए मंच तैयार किया, जो भारत की नियति को आकार देगा। उनकी कहानी उन गतिशील ताकतों की याद दिलाती है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को उसके प्राचीन अतीत से लेकर वर्तमान तक आकार दिया है।